सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रही हो ना। तो आज मैं व्याकरण का एक विषय लेकर आई हूँ। वो विषय है आपका वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। सबसे पहले बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? जैसे हमारी फूलों की माला होती है। फूलों की माला देखिए ना, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फूल होते हैं ना। और मोतियों की माला, मोतियों की माला में भी एक मोती से तो माला नहीं बनती है ना, उसमें भी क्या होते हैं? हमारे बहुत सारे मोती होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार जो हमारी वर्णमाला है उसमें भी क्या है? हमारे बहुत सारे वर्ण होते हैं। ठीक है, एक नहीं होता है, बहुत सारे वर्ण होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से एक ही उसमें अच्छी तरह से रखते हैं, एक ही काम में अच्छी तरह से उनको रखा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मोतियों की जो माला होती है उसको हम एक धागे में बहुत सुंदर तरीके से पिरोते हैं, उसी प्रकार जो हमारे वर्ण होते हैं वो भी हमारे एक व्यवस्थित समूह में रखे जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गई आपको? तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णमाला यानी वर्णों का, ठीक है, वर्णमाला यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब हम जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, व्यवस्थित समूह में रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब जैसे हमने बताया आपको कि फूलों की माला और मोतियों की माला, उसमें अब बहुत सारे मोती और बहुत सारे फूल होते हैं। इसी तरह से हमारे जो वर्ण होते हैं वो भी कितने होते हैं? 52 होते हैं, यानी 52। ठीक है, कितनी संख्या होती है वर्णों की? 52। कौन कौन से होते हैं इसमें? हमारे वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो आज हम स्वर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, स्वर जो है वो क्या होता है? स्वर जो है वो क्या होता है? वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। स्वर कौन से होते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के, यानी जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, इनको बोलने के लिए, क्योंकि ये स्वर हैं और इनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। अब आपके जो स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या उनकी जो है बच्चों, वैसे तो स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कुल संख्या के बारे में तो कुल संख्या इनकी 13 होती है। लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि स्वर की संख्या कितनी है तो हमें बताना है 11। वो क्यों बताना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, स्वर जो होते हैं वो हमारे, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, एह। ठीक है, यानी अब मैंने बताया वैसे तो इनकी कुल संख्या क्या है? 13, लेकिन ये जो दो हैं हमारे अंग और अह, ये हमारे ना तो स्वर माने जाते हैं बच्चों और ना ही ये व्यंजन माने जाते हैं। ये लिखे स्वर में जाते हैं। ठीक है, व्यंजन से पहले आते हैं और स्वर में लिखे जाते हैं। इनको एक अलग श्रेणी में डाला गया है। हमारे विद्वानों के अनुसार इनकी एक अलग श्रेणी बनाई गई है, ना तो ये स्वर में और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो वो अलग श्रेणी जो है इनकी क्या है? अयोगवाह, यानी इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अंग और अह को हम कहेंगे अयोगवाह। क्या कहेंगे हम? अयोगवाह। ठीक है, तो अब मैं आपको इन दोनों वर्ण जो है उनके बारे में बताऊंगी, अयोगवाह के बारे में। ठीक है,
मैंने आपको बताया कि अंग और अ है दो ऐसे अंग है, दो ऐसे जो है आपके वर्ण हैं जिनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी जो है एक और आता है, एक आपका आता है चंद्र बिंदु के रूप में, वो भी आपका जो है अयोगवाह के अंदर ही शामिल किया जाता है। उसको भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, अयोगवाह के अंदर शामिल करते हैं। इस प्रकार हमारे जो है अयोगवाह में तीन तरह के जो वर्ण है वो आते हैं। एक तो कौन सा आता है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले समझिए कि अयोगवाह क्या होता है। ठीक है ना, तो ए के योग से बनने वाले जो वर्ण होते हैं, ए के योग से जो बनने वाले वर्ण होते हैं उनको अयोगवाह कहलाते हैं। और इनमें दोनों में स्वर और व्यंजन दोनों के ही गुण होते हैं। ठीक है, स्वर के गुण कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं स्वर के गुण और व्यंजन के गुण। स्वर के गुण क्या होते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, यानी स्वर का गुण क्या होता है कि उसके जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वो बिना किसी मदद के बोले जाते हैं। ठीक है, और व्यंजन का गुण क्या होता है कि उसमें कोई भी जो वर्ण बोले जाते हैं वो सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी वर्ण की सहायता से हम उन्हें नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में देखो, इनमें स्वर और व्यंजन के गुण जो है वो किस तरह से आए, समझो बच्चों। देखो, अब है अंग। अंग जो है वो हमारा क्या हो गया, अंग में सिर्फ आपकी शिरोरेखा पर ये बिंदी होती है। ठीक है, शिरोरेखा पर क्या होती है, बिंदी होती है। इस बिंदी को क्या हम अकेले, इस बिंदी को क्या हम अकेले बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। तो हम इस बिंदी को किसकी सहायता से बोलते हैं, अ की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस बिंदी को यहाँ पर अ की सहायता से बोलते हैं तो ये क्या बन जाता है, अंग बन जाता है। समझ में आ रही है। तो हमने किसकी सहायता से बोला, यहाँ पर स्वर की सहायता से। ये क्या था, स्वर। हमने किसकी सहायता से बोला, यहाँ पर स्वर। इस जो बिंदी है जो शिरोरेखा के ऊपर है उसको हमने किसकी मदद से बोला, स्वर की मदद से बोला। तो ये एक तरह से किसके गुण लेकर आए, ये बिंदी जो है किसका गुण लेकर आए, व्यंजन का गुण। समझ में आ गई आपको, व्यंजन का गुण लेके आए, क्योंकि व्यंजन के जितने जो व्यंजन होते हैं वो बिना किसी सहायता के नहीं बोले जाते हैं। तो इस बिंदी को हम बिना किसी सहायता के नहीं बोल सकते, हमें इन्हें बोलने के लिए किसकी सहायता की जरूरत होगी, स्वर की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई व्यंजन के गुण। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो है ये जो बिंदी होती है इसमें व्यंजन के गुण, अगर हम इनको व्यंजन के वर्णों के साथ प्रयोग में करते हैं तो इनमें स्वर के गुण किस तरह से आ जाते हैं। ठीक है ना, स्वर के गुण इनमें जो है किस तरह से आ जाते हैं। देखो, मैंने लिया क हमारा क्या है, व्यंजन का वर्ण है। ठीक है, व्यंजन है। अगर हम ये बिंदी क के ऊपर लगाते हैं तो वो क्या बन गया, कंग, कंग बन गया ना। ठीक है ना, अब हमें क्या बता, इस ए में क्या शामिल है, स्वर शामिल होता है, क्योंकि के बिना ए के बोला ही नहीं जाता है। ठीक है ना, अगर हम इस बिंदी को, यानी ये जो अनुस्वार की बिंदी है, इसको हम किसकी सहायता से बोलते हैं, व्यंजन की सहायता से बोलते हैं, तो हमारे पास किसके गुण आ जाते हैं, स्वर के गुण आ जाते हैं, क्योंकि व्यंजन तो बिना स्वर के बोला ही नहीं जाता है। ठीक है ना, तो हम व्यंजन के साथ इस बिंदी को बोलते हुए तो इसमें यहाँ पर कौन से गुण आ जाते हैं, स्वर के गुण आ जाते हैं। यहाँ पर कौन से गुण आ गए, हमारे स्वर के गुण आ गए हैं, क्योंकि व्यंजन शब्दों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर जब हम व्यंजन के साथ इस अनुस्वार को रखते हैं, अनुस्वार में ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार कहा जाता है। समझ में आ गई। जब हम इस शिरोरेखा के ऊपर ये जो बिंदी है इसको हम व्यंजन शब्दों के साथ रखते हैं तो इसमें स्वर के गुण आते हैं, और अगर हम इस शिरोरेखा के ऊपर बिंदी को स्वर के साथ रखते हैं यानी अ के साथ रखते हैं तो इसमें
किसके गुण आते हैं? व्यंजन के गुण आ जाते हैं। यहाँ पर किसके गुण आते हैं? व्यंजन के गुण आ जाते हैं। तो समझ में आई ना कि इन दोनों में व्यंजन और स्वर के गुण जो है वो किस तरह से आते हैं। देखो बच्चों, 3 तरह के अयोगवाह एक तो होते हैं हमारे अनुस्वार के रूप में, ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनुनासिक के रूप में, और तीसरा होता है हमारा विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी दिखाई दे रही है ना आपको शिरोरेखा के ऊपर। अनुनासिक में क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ये देखो ये चंद्र बिंदु लगा रखा है। और विसर्ग में क्या होते हैं? 2 बिंदी होती हैं। अब इनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले है शिरोरेखा के ऊपर क्या लगाया है? बिंदी। उस बिंदी को क्या कहेंगे? अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार जो है वो हमारा क्या है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, यानी जब भी हम इसका अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उससे निकलने वाली जो हवा होती है वो हमारी नाक से निकलती है, और उसे जैसे अंत, संतरा, हंस, संयम आदि ये सारे शब्द जो हैं किसके हैं? हमारे अनुस्वार के। देखो इन पे सारे शब्दों पर शिरोरेखा के ऊपर जो है वो बिंदी लगी है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि अनुस्वार जब हम लगाते हैं तो इसका प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों के लिए होता है, हिंदी के शब्दों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। समझ में आई? केवल संस्कृत के शब्दों के लिए। जैसे हमारा है संयम, संयम हमारा संस्कृत का शब्द है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया? चंद्र बिंदु नहीं लगाया, हमने बिंदी लगाई है सिर्फ जो अनुस्वार की है। समझ में आई? यानी सिर्फ संस्कृत के शब्दों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है अनुनासिक। अनुनासिक यानी शिरोरेखा के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु है, ठीक है। और अनुनासिक का उच्चारण हवा उच्चारण जो है वो कब होता है? हमारा नाक व मुख दोनों से इसमें हवा जो है उच्चारण के समय, अनुनासिक का उच्चारण जो है उच्चारण के समय, अनुनासिक के उच्चारण के समय जो है वो समय हवा जो है हमारी वो कहाँ से निकलती है? हवा जो है हमारी किससे निकलती है? नाक व मुख दोनों से निकलती है। समझ में आई? अनुस्वार में तो क्या था? सिर्फ हवा नाक से निकल रही थी, उच्चारण जो है वो नाक से होता है तो हवा नाक से ही निकलती है। लेकिन अनुनासिक में उच्चारण के समय हवा जो है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुनासिक और अनुस्वार में ये अंतर है। समझ में आई? और अनुनासिक का प्रयोग केवल हिंदी शब्दों के लिए किया जाता है, संस्कृत के शब्दों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शब्द हो गए चांद, नांद, सांड आदि, ठीक है। ये सारे हमारे हिंदी के शब्द हैं, यानी तत्भव शब्द हैं ये सब हमारे। समझ आ गई है? नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? 2 बिंदियां होती हैं और इसका उच्चारण किस तरह होता है? है। इसका उच्चारण होता है की तरह है, ठीक है। तो जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। समझ में आ गया? अब आपको अयोगवाह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 3 तरह के अयोगवाह मैंने बताए थे, कौन कौन से हो गए? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। एक तरह के और आपके जो है शब्द आते हैं बच्चों, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं वो हिंदी में आते हैं। अभी तक तो अनुस्वार में हमने क्या सीखा कि अनुस्वार में जो संस्कृत के शब्द आए हैं, ठीक है, यानी अनुस्वार का उच्चारण संस्कृत के शब्दों के साथ किया जाता है, अनुनासिक का उच्चारण हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। और अब है आगत। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि में क्या होता है बच्चों? ये जो शिरोरेखा के ऊपर ये आ की जो ध्वनि, आ की जो ध्वनि है, इसका प्रयोग एक तरह का और है आपका, इसका प्रयोग अंग्रेजी के जो जितने भी शब्द होते हैं जो हमारे हिंदी में आए होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हमारे हिंदी में आते हैं? जैसे डॉक्टर, होल, कॉफी,
ठीक है। अगर हम बच्चों उनको इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डॉक्टर पोल, तो ये कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, है ना। तो हमारे कुछ विद्वानों ने सोचा कि इस तरह से तो ये शब्द हमारे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हैं जो हमारी हिंदी जो है वो बहुत ही विशाल हृदय रखती है। वो सारी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर जो है समेट कर रखती है, चाहे वो अरबी के हों, चाहे फारसी भाषा के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे कोई भी भाषा हो, ठीक है ना। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी अपनी हिंदी में डाल लिया। तो बहुत सारे शब्द हैं, अब उनको लिखने में परेशानी आती है कि हम उनको क्या ओ की मात्रा, क्योंकि बोलने में तो डॉक्टर आता है, तो क्या हम ओ की मात्रा लगाएं? तो विद्वानों ने कहा कि हम जितने भी अंग्रेजी के हमारे शब्द हिंदी में आते हैं, हम उन पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ये आ क्या लगाएंगे? आ का जो है चिन्ह लगाएंगे। समझ आ गई? ये चिन्ह हम लगाएंगे तो हमारे जितने भी अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं वो कैसे लिखा है? जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्टर लिखा है, तो ओ की मात्रा को ना लगाकर हमने क्या लगाया? यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया। हॉल, ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। कॉफी, ये चिन्ह लगा दिया। तो समझ में आई? जितने भी हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में आए हैं उनको हमने किस तरह से लिखा है? ये चिन्ह लगाकर, आ का चिन्ह जो है वो लगाकर उनको हमने अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी हिंदी में डाल दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको जितना भी मैंने आपको व्याकरण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, अनुस्वार, अनुनासिक या फिर विसर्ग है, फिर आगत है, इनके बारे में आपको बताया, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और आगे मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।